रुक करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन। लंबे समय से बीमार थे पोप फ्रांसिस। धार्मिक दुनिया में महत्वपूर्ण पोप फ्रांसिस का था योगदान। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर। बोकारो में 1 करोड़ का इनामी हुई ढेर। AK-47 4 इंच राइफल समेत कई हथियार बरामद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने परिवार संग देखा दिल्ली का अक्षरधाम। पीएम मोदी ने डिनर होस्ट किया। पत्नी बच्चों के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर वेंस। दिल्ली में आप मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा ने इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को बनाया डिप्टी मेयर कैंडिडेट। नेशनल हेराल्ड के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। 21 से 27 अप्रैल तक चलेगा कांग्रेस का सच भाजपा का झूठ अभियान। खड़गे बोले हम डरेंगे नहीं। और जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन में बादल फटने और लैंडस्लाइड का स्थानीय विधायक बोले ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां पीएम मोदी और जेडी वेंस की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो दिल्ली से अहम खबर, पीएम मोदी और जेडी वेंस की अहम मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर। व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से अहम खबर, पीएम मोदी और जेडी वेंस की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री आवास में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के रोहतक में लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक हुई। इस बैठक के चेयरमैन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल पंवार बैठक लेने पहुंचे। इस बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई की गई। इस बैठक में आज बड़ी बात ये रही कि मंत्री ने 2 शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए। दोनों शिकायतकर्ता इस बैठक से नदारद थे। वहीं शिकायत नंबर 6 में एक शिकायतकर्ता द्वारा एक फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाने की शिकायत दी थी, मगर इस बैठक में इस मामले में सुनवाई होने से पहले ही शिकायतकर्ता ने लिखित में फैक्ट्री से कोई दिक्कत नहीं होने के बारे में प्रशासन को दिया। इससे गुस्साए मंत्री ने उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक को दिए। कृष्णपाल पंवार ने कहा कि लोगों की शिकायतों के निपटान के लिए यह मीटिंग होती है, मगर किसी प्रकार की कोई भी मिसगाइड करेगा तो उस पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रोहतक की कन्वेंशन कमेटी मीटिंग थी। हमारे चेयरमैन साहब हैं, डी साहब, एसपी साहब और रेणु डावला जी और हमारे नांदल सतीश नांदल जी, सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। आज की मीटिंग के 13 मत थे। 13 में से हमने 7 डिस्पोज किए हैं, 6 को पेंडिंग किया है। पंचकुला में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज रेवाड़ी पहुंचे। यहां ब्रह्मगढ़ में ब्राह्मण सभा की ओर से सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ब्रह्मगढ़ पहुंचते ही सर्वप्रथम भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की। भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं बल्कि वो 36 बिरादरी के हैं। ऐसे में प्रयास है कि प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचकर निमंत्रण दिया जाए। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकूला में, और उसी के लिए मैं न्योता देने आया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और मेरा यही प्रयास है, आपके माध्यम से भी ये प्रयास करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और अपनी बात रख सकूँ, क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ एक ही समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भगवान हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये न्योता सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वे लोग आएँ और इस कार्यक्रम के अंदर, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यमुनानगर के गांव खजूरी स्थित रविदास मंदिर में रविदास कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्री मां ब्लड सेंटर यमुनानगर की टीम ने रक्तदाताओं से 26 यूनिट खून एकत्रित किया। ब्लड सेंटर के अक्षय ने बताया कि रक्तदान महादान है, इससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। कुछ दिनों में शरीर में नई रक्त की पूर्ति हो जाती है। हर रक्तदाता को दूध, केले और एक सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने कहा, घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली और सफर के दौरान टोल शुल्क के तौर पर तेजी से आम आदमी की जेबें हल्की हो रही हैं। जिला सचिव धर्मपाल चौहान, मकपा के जिला सचिव प्यारेलाल तंवर व वरिष्ठ नेता जर्नैल सिंह सांगवा ने महंगाई पर तीखी नाराजगी जताई। यमुनानगर के खनन क्षेत्र में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान रेणु बाला 35 वर्ष की के तौर पर हुई है। निवासी रडा का मजरा थाना छप्पर के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार रेणु अपने पति रिंकू सिंह और बच्चों के साथ बाइक पर सुढ़ेल हाईवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी, तभी गेहूं से भरा डंपर पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गया। मोगा के महिमा सिंह बाला रोड पर देर रात उस समय बड़ा हादसा हो गया जब मोगा की तरफ से जा रही दूसरी कार के ओवरटेक करने से कार मोड़ पर पलट गई और एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें समाज सेवा सोसाइटी की गाड़ी की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। जानकारी देते हुए समाज सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष गुरसेवक सिंह सन्यासी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि महिमा सिंह वाला रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टीम मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को मोगा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया है।
और अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां साइबर फ्रॉड के जाल में फंसा है किसान को ठगों ने 95,000 का चूना लगाया है। ग्राम सुंदरपुर निवासी एक व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है। किसान के फोन पे पर फर्जी राशि का मैसेज भेजकर ठगी की गई है। 3 बार में 15,000, 30,000 की ठगी की है। 50,000, 15,000, 30,000 और 50,000 कुल मिलाकर 95,000 रुपए की ठगी की है। किसान के फोन पे पर फर्जी मैसेज भेजकर उसको झांसा दिया और झांसा देकर ठगी की गई है। ठगी का एहसास होने पर थाने में शिकायत की पीड़ित व्यक्ति ने। मणिपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कांकेर में गौ तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की घेराबंदी में फंसे हैं 4 तस्कर। आपको बता दें, पिकअप और बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पगडंडी रास्ते से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे मवेशी। पुलिस ने 5 गौवंशों को इस दौरान बरामद किया है। वहीं क्रूरतापूर्वक बंधक बनाकर ले जाए जा रहे थे मवेशी। गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनको जेल भेजने की तैयारी की गई। तो छत्तीसगढ़ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पगडंडी रास्ते से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे मवेशी। पुलिस ने बरामद किए हैं गौवंश। 5 गौवंशों को पुलिस ने बरामद किया है। क्रूरतापूर्वक बांध कर ले जाए जा रहे थे ये मवेशी। गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की पुलिस तैयारी में है। और अगली अहम खबर अंबिकापुर से है, जहां कोयला लोड खड़ी ट्रक में भीषण आग की घटना सामने आई। आग की भीषण लपटों के बीच ट्रक जलकर खाक हुआ है। सीतापुर पत्थलगांव मार्ग नेशनल हाईवे 43 में ग्राम में यह हादसा हुआ है। ग्राम चलता में यह हादसा हुआ है। ट्रक में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस टीम। आप देख सकते हैं, कोयले से लदे इस ट्रक में आग की घटना सामने आई है। आग की भीषण लपटों के बीच ट्रक जलकर खाक हुआ है। सीतापुर के पत्थलगांव मार्ग नेशनल हाईवे में ग्राम चलता के पास यह हादसा देखने को मिला है। ट्रक में आग लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। और अगली अहम खबर अंबिकापुर से है, जहां जिला अस्पताल के एक कमरे में आग की घटना सामने आई है। आग लगने से अस्पताल में धुएं का गुबार भर गया। अस्पताल के कार्यालय में धुएं का गुबार भर गया। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई है। अस्पताल के कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्टाफ के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। फायर एग्जीक्यूटर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो एसी में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। स्टाफ की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। दुर्ग जिले के वैशाली नगर स्थित कैनरा बैंक शाखा में एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है, जिसने बैंकिंग व्यवस्था और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया है। बैंक की इंटरनल ऑडिट में सामने आया कि 111 फर्जी या संदिग्ध बैंक खातों, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जा रहा है, के जरिए कुल 87.6 करोड़ रुपए का संदेहास्पद लेन देन किया गया है। दरअसल ये घोटाला तब सामने आया जब कैनरा बैंक की आंतरिक जांच टीम ने कुछ असामान्य
ट्रांजैक्शन पैटर्न को पहचाना। मामले की गंभीरता को समझते हुए शाखा प्रबंधक ने तत्परता दिखाते हुए 22 लाख रुपए की राशि समय रहते फ्रीज कर दी है। हालांकि बाकी राशि पहले ही संबंधित खातों से निकाल ली गई थी, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ है। बैंक प्रबंधक ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई नगर के सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी कि धारा बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और संदिग्ध खातों और लेन देन की गहन जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य साइबर अपराधों के लिए किया गया है। लिखित शिकायत की गई है कि जब उन्होंने अपने यहाँ जो अकाउंट संधारित किए जा रहे हैं उसकी तस्दीकी की तो उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 111 म्यूल अकाउंट्स हैं जिनमें संदिग्ध रूप से साइबर फ्रॉड से रिलेटेड रकम का लेन देन हुआ है और कुल लगभग 85 करोड़ रुपए का लेन देन उसमें हुआ है। वर्तमान में उसमें लगभग 22,05,000 रुपए होल्ड हो रखे हैं। तो इस आशय की लिखित शिकायत के बाद वैशाली नगर थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो म्यूल अकाउंट धारक हैं और जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन है उससे संबंधित आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और विवेचना। बोकारो से अगली अहम खबर है, जहां झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर किया है। लुगु पहाड़ में पुलिस का ऑपरेशन जारी है और 8 नक्सली इस दौरान ढेर किए गए हैं। नक्सलियों पर भारी पड़ा है झारखंड पुलिस का हमला। यह अहम खबर आपको झारखंड के बोकारो से दिखा रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर किया है। झारखंड के बोकारो से यह अहम खबर है। लुगु पहाड़ में पुलिस का ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां 8 नक्सली ढेर हुए हैं। पुलिस के ऑपरेशन में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। नक्सलियों पर भारी पड़ा है झारखंड पुलिस का हमला। पुलिस के हमले में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में 2 युवकों की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक शराब के नशे में चोरी की नीयत से एक घर में घुसे थे और इस दौरान घर में मौजूद मोहित ने अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर दोनों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से जमकर लाठी और डंडों से बैट से पीटा और 420 लिखकर शरीर पर काला मोबिल ऑयल लगा दिया। फिर दोनों को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान रविवार सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। गोमती नगर थाना क्षेत्र के गवारी चौराहे से कुछ ही दूरी पर शनिवार रात 2 युवक राम सबोर और राकेश चोरी की फिराक में मोहित के घर में घुसे थे। पुलिस के मुताबिक मृतक दोनों नशे में बताए जा रहे थे। घर की महिलाओं ने शोर मचाने पर मोहित और उसके साथी जागे और दोनों को पकड़ लिया गया और दोनों की बेरहमी से पिटाई करके घर के पास रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया। अगले दिन सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया, जबकि दूसरे युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी रविवार सुबह मौत हो गई। पुलिस ने मामले में राम सबोर की पत्नी वंदना की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस को कुछ ही घंटों की पड़ताल के बाद पता चला कि मोहित, रामदेव और शिवराज समेत अन्य लोगों ने मिलकर दोनों युवकों को पेड़ से बांधकर डंडों और बैट से पीटा और शरीर पर काले रंग का मोबिल ऑयल लगा दिया। इसके बाद 420 लिख दिया।
आरोपियों ने दोनों को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। पुलिस को मौके से डिब्बा मिला है जिसमें तरल पदार्थ रखा जाता था। हालांकि तरल पदार्थ बरामद नहीं हो सका। मामले में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मृतकों की पहचान राम सबोर और राकेश के रूप में हुई, जो शटरिंग का काम करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 टीमें लगाई और 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ग्वारी के पास डेड बॉडी एक है और एक डेड बॉडी पास ही में एक जगह डंप का साइट है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे पड़ी हुई है। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और जोन के सारे अधिकारीगण मौके पे पहुँचे थे, जहाँ पे 2 व्यक्तियों की अज्ञात व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिली थी। इन बॉडीज़ पे कुछ चोट के निशान थे, चेहरे पे कुछ पेंट नुमा चीज़ लगा रखी थी और एक व्यक्ति के ऊपर 420 करके कोई नंबर अंकित कर रखा था। घटना की हमारे द्वारा बहुत गंभीरता ली गई थी और इसका सफल अनावरण करने के लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ गोमती नगर ने 3 टीमें लगाई थी और एक टीम हमारी क्राइम टीम की लगाई गई थी। मैनुअली हमारी टीम ने वहाँ पे पूछताछ करी, पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो अज्ञात बॉडीज़ थी उनकी पहचान करी, कौन कौन व्यक्ति थे, और इस आधार पर सीसीटीवी फुटेजेस मैनुअल इनपुट्स के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में कल लिया गया था। उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करी गई। पूछताछ में कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिस आधार पर हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः मोहित कुमार हैं, ये पुत्र ललई हैं, रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। शिवराज उर्फ शिवा, ये भी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और रामदेव उर्फ महादेव, ये रहने वाले जिला जौनपुर के हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा राम सवेरा और राकेश के नाम से किया गया था, जो रहने वाले कैसरगंज जनपद बहराइच के हैं, ये रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब नशे की हालत में ग्वारी के पास जो इन लोगों का घर था मोहित का, वहाँ पे घुस गए थे और कुछ चोरी का प्रयास कर रहे थे, जहाँ घर की महिलाओं ने इन्हें देख लिया था और घर के पुरुषों को जगा दिया था। इस क्रम में इन लोगों ने उन्हें पकड़ के उनको एक जगह एक स्थान पर ले गए और वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी थी और द्वेष में आकर अपने आक्रोश में और गुस्सा दिखाते हुए इनके चेहरे पे मोटर ऑयल जो पास में पड़ा हुआ था वो लगा दिया था और 420 लिख दिया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में कोई अन्य भी शामिल थे। पुलिस ने माना है कि शटरिंग का काम करने वालों को नशे की हालत में किसी के घर में घुसना और चोरी के प्रयास में इन लोगों को मार देना कानूनन जुर्म है। पुलिस ये भी तफ्तीश में जुटी है कि क्या किसी घर की अन्य महिलाओं या आसपास के लोगों का इसमें हाथ तो नहीं। डीसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई चोटों के निशान और अपराधियों द्वारा जुर्म कबूले जाने से पता चला कि इस घटना में लगभग 7 से 8 लोग शामिल रहे होंगे। ये रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 के करीब इनके घर में घुसे थे और कब से कब तक हुआ इसका एग्जैक्ट अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। स्वयं इनके द्वारा द्वेष की भावना को लेकर इस तरह के इंसिडेंट को कारित किया गया है और अगर ये सूचना देते तो पुलिस मौके पर पहुंच के वहाँ पे कार्रवाई करती। बाकी चीज़ें प्रचलित हैं। ये मैंने आपको जैसा भी बताया था कि द्वेष की भावना इनमें अंदर बहुत भरी हुई थी कि हमारे घर में चोरी करने आ गए और ये चाहते थे कि मार पीटने के बाद इनको एक ऐसा मैसेज दें कि इनका चेहरा काला कर दिया गया है और ये समाज में घूमे तो काला चेहरा लेके घूमेंगे, जिससे लोग इनको जज करेंगे कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है। इस भावना से चेहरे पे पेंट लगाया गया था। इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसमें इन लोगों का कुछ द्वेष सामने आ रहा हो? अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने बताया ये सब सारे फैक्ट्स ओपन रखे जा रहे हैं, इस पर हम जांच करेंगे और जो होगा कार्रवाई। सर, मोहित के साथ दो अन्य साथी होते जो वो क्या आसपास रहते थे मोहित के साथ? हाँ, ये सब वहीं आसपास रहते हैं। सर, मृतकों की बात की जाए, उनकी जो पहचान हुई है, ये लोग करते क्या थे या फिर जो आरोपी हैं इनका क्या रहा बैकग्राउंड? जो मृतक हैं ये दोनों शटरिंग का काम करते हैं, ये भी लेबर टाइप हैं, और जो आरोपी हैं वो भी दिहाड़ी का काम करते हैं, वो भी इसी इकोनॉमिक परिवेश के आते हैं। सर, क्या कहीं आसपास शटरिंग का काम चल रहा था? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अंसल के पास एक काम शुरू किया था, वहाँ पे अभी एक काम करने जा रहे थे। सर, मृतक जो आरोपी हैं क्या मतलब कभी इनकी कोई पहचान रही या कोई
नहीं, ऐसा तथ्य अभी संज्ञान में नहीं आया है कि ये लोग पहले से परिचित रहे हों। पहले से परिचित की कोई बात नहीं आई है, लेकिन ये है कि आसपास ही इन लोगों के घर हैं एक दूसरे के। बहरहाल पुलिस मॉब लिंचिंग का शिकार हुए दोनों ही मृतकों के 3 कातिलों को अब तक गिरफ्तार कर पाई है, लेकिन भीड़ का हिस्सा बने अन्य लोगों को गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से के न्यूज इंडिया के लिए शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर कुमार द्वारा अपने पद पर बने रहने के लिए दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्राचार्य पद से हटाए जाने का निर्णय राज्य सरकार के मंत्री के निर्देश पर तथा सेवा नियमों के अनुरूप लिया गया था, जो पूर्णतः वैध और विधि सम्मत है। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर कुमार को पद से हटाने में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हुई है और यह प्रशासनिक निर्णय पूरी प्रक्रिया के पालन के साथ किया गया है। अब इस फैसले के बाद मेडिकल कॉलेज में नए प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है। लखनऊ में शराब की दुकानों का आज व्यापारियों ने विरोध किया। सोमवार को उदयगंज स्थित डायमंड टावर के पास स्थानीय लोगों ने साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टावर के बाहर नारेबाजी करते हुए शराब की दुकानों को तत्काल बंद करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी और व्यावसायिक दोनों ही जगहों पर ऐसे में शराब की दुकान खोलने से माहौल बिगड़ जाएगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। प्रदर्शन में शामिल व्यापारी नेता संजय गुप्ता बताते हैं कि दुकान का आवंटन मूल रूप से सदर क्रॉसिंग के पास हुआ था, लेकिन इसे डायमंड टावर में खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि डायमंड टावर में 50 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। शराब की दुकान खोलने से महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में आज एक सराहनीय पहल के तहत शिशु वाटिका और नारी विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया। पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डिंपल वर्मा ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। यह सुविधा PHQ के चतुर्थ टावर के ग्राउंड फ्लोर स्थित कैफेटेरिया प्रांगण में शुरू की गई। इस अवसर पर डिंपल वर्मा ने कहा कि महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुकूल वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। यह शिशु वाटिका और नारी विश्राम गृह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए DGP प्रशांत कुमार ने राज्य भर की पुलिस लाइनों, थानों और कार्यालयों में भी ऐसी सुविधाओं की स्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के DGP प्रशांत कुमार, DG रेणुका मिश्रा, DG तिलोत्मा वर्मा, ADG लाइन ऑर्डर अमिताभ यश, ADG पुलिस मुख्यालय आनंद स्वरूप, ADG 112 नीरा रावत, GSO N रविंदर और ADG फायर पद्मा चौहान सहित अन्य पुलिसकर्मियों और अधिकारी शामिल रहे। खबर बाराबंकी से, जहां किसानों ने बाराबंकी जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर तरबूज, खरबूजे का नकली बीज व किसानों से ज्यादा रेट में बेचने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है
कि नाउ यू सीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा खरबूजे की जनपद बाराबंकी में तर अशोधित फंगस युक्त या खराब गुणवत्ता वाला बीज बेचा गया है। किसी फर्जी गिरोह द्वारा नकली बीज कंपनी के नाम पर पैक कर बाजार में वितरित किए गए हैं। किसानों का आरोप है कि इस नकली बीज से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसान दिलीप कुमार वर्मा का आरोप है कि तरबूज खरबूजे की बीज में जमकर किसानों से लूट हुई है। किसानों का आरोप है कि जो तरबूज का बीज बीते वर्ष 70,000 में बेचा गया था, वही इस बार 1,30,000 रुपये में बेचा गया है। खरबूजे का जो बीज 85,000 रुपये में बेचा गया था, वह 2,50,000 रुपये में बेचा गया है। पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे जनपद को सूचना मिल रही है कि किसानों ने जो खरबूजे का बीज नेनियो कंपनी का लेके लगाया था, उनका सारा बीज जो है सूख रहा है। तो हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से ये बात उठाई है कि ये बीज सारा जो है जेनेटिक रूप से डिफेक्टेड था, इसकी जो है जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद संबंधित जो दुकानदार हैं, संबंधित कंपनी है, उनके खिलाफ जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। हमारे ज़िले में जो भी सीड्स आया हुआ है वो पूरा सीड्स फंगस है। इस बारे में हम लोगों ने कंपनी से भी कई बार मामले को संज्ञान लेने को कहा गया, कंपनी से पूछा गया। जब बीज मार्केट में बिक्री हो रही थी तो बीज जो थोक विक्रेता थे उन्होंने उसको शॉर्टेज बना दिया, माल को रोक के बाहर निकाल रहे थे, जिसके कारण एकदम से रेट में बढ़ोतरी हो गई। जो 85,000 का रेट था वो बीज 2.5 लाख रुपये किलो तक बिका। उसके बाद में इन्होंने जब सूचना मांगी गई तो ये जवाब देने को तैयार नहीं है कंपनी। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के बैकुंठपुर श्री शत्रुघ्न शाही स्मारक इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी ने रामपुर कारखाना के पूर्व विधायक गजाला लारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मासिक बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि गजाला लारी को कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र, बुके और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि बैठक में अपने अपने बूथ को मजबूत करने एवं पीडीए को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया। ये कोई विशेष नहीं था, हर महीने एक कार्यकर्ता बैठक होती है, वही बैठक रखा गया था और इसमें जो हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी, जोनल प्रभारी और अन्य पार्टी के पदाधिकारी सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने अपने विचार आए, जिसके तहत आगे हम लोग उसी पर काम करेंगे। आगरा का जो मुद्दा है, इस पे आपकी पार्टी की तरफ से क्या किया जा रहा है? आगरे का मुद्दा तो सबके सामने है। पार्टी तो क्या, हमारे अध्यक्ष जी वहाँ गए थे, तो क्या आपने नहीं देखा वहाँ पर जिस तरीके से जो भीड़ थी। ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका कार्यालय पर मनमानी अवैध वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की है। पालिका परिसर स्थित अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के कक्ष के सामने धरने पर बैठे रिक्शा चालकों ने कहा तत्काल निरस्त की जाए पार्किंग शुल्क वसूली, ठेकेदार को मनमानी वसूली से रोका जाए और रिक्शा चालकों की सहमति के बिना आगे वसूली न शुरू कराई जाए। अगर किसी के साथ चलिए मारा जाए तो आप लोग खड़े हो मोबाइल पे, अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी होती है उसी पे डाल दे सारे। अगली अहम खबर हापुड़ से है, जहां सिंभावली के सेना गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें बच्चों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। साथ ही झगड़े के बीच कई राउंड फायरिंग भी की गई। वहीं गांव में पथराव व फायरिंग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पथराव व फायरिंग की सूचना पर भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस झगड़े में 2 लोग घायल भी हुए। अगली अहम खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पुलिस व ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं ने ईंट पत्थर से पुलिस पर निशाना बनाया। वहीं पुलिस महिलाओं को दौड़ाकर पीटती नजर आई।
इस दौरान कई महिलाओं सहित प्रशासन के लोगों को चोटें आईं। पूरा मामला बांसी तहसील अंतर्गत समोगरा गांव का बताया जा रहा है। विवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई मूर्ति स्थापित करने को लेकर शुरू हुआ था। सीओ मयंक द्विवेदी के मुताबिक एक महिला नेत्री के उकसाने पर यह पूरी घटना हुई। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर थाना क्षेत्र के छलेसर स्थित बघारा गांव में रविवार को एक दलित परिवार के घर पर धावा बोलकर दबंगों ने मारपीट करते हुए फायरिंग की है। फायरिंग की चपेट में आकर छत पर रखी पानी की टंकी फट गई और आसपास इलाके में दहशत व्याप्त हो गया। मामले की जानकारी पाकर देर रात एसीपी पीयूषकांत राय कई थानों का पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के घटनास्थल पर खोखे बरामद किए। पुलिस ने पीड़ित पंकज कुमार ने पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में 3 से 4 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। खबर जीरकपुर के बनूड़ लहड़ी रोड से है, जहां पर गांव मनोली सूरत के पास एक ढाबा संचालक पर अज्ञात 4 हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घायल ढाबा संचालक को राहगीरों ने बनूर के निकट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार प्रधान ढाबा को किराए पर लेकर रिंकू नाम का शख्स चला रहा था। देर रात एक ऑटो वाले के साथ रिंकू की कुछ कहासुनी हो गई। मामूली तहरीर में आपको बता दें, मामूली तकरार में भयंकर रूप धारण कर लिया और जब ऑटो चालक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर ढाबा संचालक पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। लहली पुलिस चौकी की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन की ढीले चामकरी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਢਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਮੌਲੀ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੀ रंजिश कोई नहीं? पुरानी कोई रंजिश नहीं। अगली खबर संभल से है, जहां जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां मुरादाबाद चंदौसी हाईवे पर तेज रफ्तार ओमनी कार बजरी से भरे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 मासूम बच्चों, अर्चित जो 3.5 वर्ष का था और आर्यन 4.5 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग रामपुर के गांव ताहरपुर बेहटा से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही थाना बनियाठेर की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी भिजवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज स्थित केसा कॉलोनी में फोम कारोबारी के सोने घर में धावा बोलकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया गया। पीड़ित कारोबारी श्रीराम अग्रवाल बाईपास सर्जरी कराने परिवार सहित दिल्ली गए हुए थे। बंद घर में घुसकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सोमवार सुबह घर वापस पहुंचने पर परिवार को जानकारी हुई। पीड़ित परिवार की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस चोरी का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित प्रखर ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देते समय चोरों द्वारा पूरा घर अस्त व्यस्त कर लाखों की संपत्ति चोर उठा ले गए। एसीपी कर्नलगंज तेज बहादुर सिंह ने दावा किया है कि जल्दी ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्या कुछ लिया बाबा ने? हमारा जो है दादाजी की अभी एक्चुअली लास्ट मंडे को बाईपास सर्जरी हुई थी, तो हम सब लोग जो है वेंसडे को दिल्ली चले गए थे। तो आज सुबह, आज मंडे है, तो आज मैं जो है घर आया सुबह, तो मैंने देखा कि जो है घर पे ताला वगैरह कुछ खुल नहीं रहा था। फिर मैंने ऊपर नीचे चेक करा तो जो है सारे ताले खुले हुए थे, सारी अलमारियों का सामान फैला हुआ था, ज्वेलरी वगैरह, कैश वगैरह जो था सब कुछ मिसिंग था। तो फिर मैंने जो है फर्स्ट इंस्टेंस में इन्फॉर्म करा अपने रिलेटिव्स को और डायल 100 पे कॉल कर दिया। अब एक्चुअली जो एक्चुअल है वो तो मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो मेरी दादी और मम्मी रखती हैं। जो मैंने बात करी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 20-22 लाख की मेरी मम्मी की ज्वेलरी थी और कैश था, और जो दादी का था वो भी जो है इसी से ऊपर था, इससे नीचे नहीं था। अरे ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के जो एक चंद्र विहार मोहल्ला है, वहाँ पर आज एक चोरी की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ पर इसलिए निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। जांच करने के बाद जल्द से जल्द हम लोग विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलित करते हुए उस घटना का अनावरण करने का प्रयास किया जाएगा। अभी उनके द्वारा कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है। जब वो दे देते हैं तभी इस पर रूप से बताया जा सकता है कि कितने की होगी। कुशीनगर के जनपद के हनुमानगंज थाने की पुलिस एक बार फिर अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में। रिश्वत, लापरवाही, पक्षपात और पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज करना इस थाने की पहचान बनती जा रही है। हाल ही में चोरी के मोटरसाइकिल मामले में अभियुक्तों को मोटी रकम लेकर छोड़ने का आरोप सामने आया है। वहीं एक अन्य मामले में थानाध्यक्ष की सरकारी गाड़ी से मजदूर छोटेलाल भारती की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने 1 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने की कोशिश की। मृतक की पत्नी को 2 किस्तों में पैसा देकर बयान बदलवाने का दबाव भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक कथित मारपीट की घटना में पहले से लिखी तहरीर पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी इंस्पेक्टर पर लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने इस कार्रवाई को एक पक्षीय और पूर्व नियोजित साजिश करार दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हनुमानगंज थाना विवादों का गढ़ बन गया है और यहाँ की पुलिस व्यवस्था न केवल योगी सरकार की छवि को प्रभावित कर रही है, बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को भी कमजोर कर रही है। खबर सीतापुर से है। दिव्यांगता किसी की राह की बाधा नहीं होती है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो। इसका जीवंत उदाहरण कर्नाटक के VV नारायणा, जिन्होंने मोटर चालित ट्राईसाइकिल पर 96,000 किलोमीटर की प्रेरणादायक यात्रा पूरी कर 59 देशों का भ्रमण पूरा किया। अब वे अपने जागरूकता मिशन के तहत सीतापुर पहुंचे। नारायणा का मिशन दिव्यांगता, सड़क सुरक्षा, रक्तदान और अंगदान जैसे संवेदनशील विषयों पर लोगों को जागरूक करना है। उनकी यात्रा केवल दूरी नहीं, बल्कि समाज में सोच और समझ का फासला कम करने की एक पहल है। उन्होंने जहां जहां कदम रखा, वहां वहां अपने अनुभवों, संदेशों से जनमानस को झकझोरा। सीतापुर पहुंचने पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया। प्रशासन ने उनकी यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। इस दौरान नारायण ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा सम्मान है। दिव्यांगों को गुणवत्तापूर्ण उपकरण अपनाने चाहिए ताकि वह समाज में सशक्त भूमिका निभा सके। बरेली जिले में एक खंडहर में बच्ची रोते हुए मिली थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बड़ी बहन एवं सेना के मेजर पद से BRS ले चुकी खुशबू पटानी पहुंची, जहां उन्होंने बच्ची को गोद में उठाकर वो अपने साथ लाई। उसकी दिन भर एक मां की तरह देखभाल की। उन्होंने पुलिस को सूचना देकर बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया है। वहीं रविवार शाम को अपनी बच्ची खोजते एक मां वहां पहुंची, जहां बच्ची को मां को सौंप दिया गया। दरअसल बरेली जंक्शन पर मां अपनी 8 माह की बच्ची को एक नशेड़ी युवक के पास छोड़कर दूध लेने चली गई। जब वह काफी देर तक नहीं आई तो नशेड़ी युवक बच्ची को उठाकर पुराने खंडहर में छोड़ गया। पुलिस के अनुसार पुरानी पुलिस लाइन के पास रिटायर्ड CO जगदीश पाटनी का घर है। सुबह उनकी पत्नी घर की सफाई कर रही थी, तभी खंडहर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बेटी खुशबू पाटनी को बताया। खुशबू पाटनी बिना सोचे समझे खंडहर की दीवार फांद कर पहुंची तो वहां एक बच्ची मिली, मिट्टी में लथपथ पड़ी मिली। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और घर लेकर आई। बच्ची को नहलाया, दूध पिलाया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को बुलाया। खुशबू ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चाइल्ड लाइन के जरिए बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, मामला ये है कि एक बहुत छोटा बच्चा 6-7 महीने का हमें हमारे घर के पीछे मिला।
मेरी माँ ने हरकत सुनी, किसी बच्चे की आवाज़ आई और वो बच्चे को देखने के लिए बालकनी तक पहुँची कि भाई आवाज़ खंडर से कहाँ आ रही है, क्योंकि खंडर तो पता नहीं कितने सालों से डिमोलिश पड़े हुए हैं और आज तक ये ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे घर के पीछे। अब मैं उस समय घर पे थी नहीं, बट लकीली देखिए मैं स्विमिंग करने गई हुई थी और उस दिन पर्टिकुलर दिन स्विमिंग पूल बंद था। वैसे तो स्विमिंग पूल हमेशा चलता है, लेकिन उस दिन वो बंद हो गया क्योंकि उसमें सफाई चल रही थी और मुझे वापस आना पड़ा जल्दी। हाँ जी, तो मैं जैसे ही मैंने गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क करी, वैसे मेरी मदर ऊपर से मुझे मिलेगी और मैंने वो दीवार पार के इधर से इधर वाली में इसमें आ गई। कल दिन में थाना कोतवाली पुलिस को एक 6-7 माह की बच्ची के लावारिस स्थिति में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा बच्ची को मेडिकल असिस्टेंस उपलब्ध कराया गया एवं बच्ची के परिजनों को तलाश करने का प्रयास किया गया। जीआरपी बरेली की मदद से शाम तक बच्ची की माता, जिनका नाम गुफराना पत्नी मुन्ने, जो जनपद बदायूं से मधुबनी बिहार अपने मायके जा रही थी और बरेली जंक्शन पर ट्रेन चेंज करने के लिए रुकी थी, इनके द्वारा बच्ची के परेशान किए जाने पर इन्होंने बच्ची को बगल में बैठे एक व्यक्ति को चुप कराने के लिए दे दिया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक बच्ची को चुप कराता रहा वहाँ पे और उसके बाद ये बाहर छोड़ के बच्ची को चला गया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा में शुक्रवार को अलीगढ़ के गुड़ व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया था। इस मामले में सोमवार दोपहर को मथुरा पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के अनुसार गुड़ व्यापारी ने खुद ही अपने बेटे के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने व्यापारी के बेटे को जयपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। गुड़ व्यापारी ने पुलिस को बताया कि उस पर काफी कर्जा हो गया था। कुछ लोग रोजाना उसके अलीगढ़ के घर पर अपने पैसे मांगने आते थे। इन लोगों से बचने के लिए उसने अपने बेटे के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा करने में काफी मदद मिली। थाना जमनाबाद में एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए थाना सूजी और स्वाट की टीम को लगाया गया था। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने खुद ये षड्यंत्र के तहत प्लानिंग की थी और कोई भी अपहरण नहीं हुआ था। जिन पर बकाया पैसे थे जिसे उनको ना देने पड़े, उसके लिए इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी। जो तथाकथित अपहृत था उसे तथा उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर जिले में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देकर वांछित और वारंटी अपराधियों की धरपकड़ की है। इस अभियान के तहत अब तक 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अमित कुमार शुक्ला, विशंबर, राजकुमार वैजनाथ और जगदीश जैसे नाम शामिल हैं, जिन पर पहले से विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज थे। पुलिस की इस मुहिम से न केवल अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।